Hi, viewers. A very warm welcome to another session. And in today's session, we will talk about partnership accounts. And this is part one of dissolution of partnership firm. So before we get into the details of the accounting in related to dissolution of partnership firm, first, let's understand what is the meaning of dissolution of partnership firm. So dissolution of partnership firm means that the firm closes its business and comes to an end. On the dissolution of the firm, the assets of the firm are sold and the liabilities are paid off. And out of the remaining amount, the accounts of partners are settled. So dissolution of partnership firm का मतलब क्या है कि जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म अपना बिजनेस बंद कर देती है और वो खत्म हो जाती है तो उसको हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म के जितने भी एसेट्स हैं उनको मार्केट में सेल आउट कर देती है। यहाँ पे एक चीज और समझने वाली है कि कई बार कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि जो पार्टनरशिप फर्म के एसेट्स हैं उसमें से कुछ एसेट्स जो हैं वो पार्टनर्स ले लेते हैं, ऑब्वियसली फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ सम अमाउंट। तो जब एसेट्स आपने बेचे, आपके पास पैसे आए, जो एसेट्स बेच के जितना भी पैसा आया उसमें से आप सबसे पहले क्या करोगे कि पार्टनरशिप फर्म के नाम पे जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, जो भी बाहर वालों को पैसा देना है, चाहे वो आपके इंस्टीट्यूशनल क्रेडिटर्स हो लाइक बैंक और एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या आपके क्रेडिटर्स हैं, आपके एम्प्लॉयज हैं, या कोई भी आपका एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, वो सारी लाइबिलिटीज आप पे ऑफ करोगे। सारी लाइबिलिटीज पे ऑफ करने के बाद भी अगर कुछ पैसा बचता है तो उससे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो हम सेटल करते हैं, या पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो पैसा हम पार्टनर्स को दे देते हैं। Whereas if we talk about dissolution of partnership, it means termination of old partnership agreement and a reconstruction of the firm due to admission, retirement, and death of a partner. Dissolution of partnership may or may not result in closing down of the business, as the remaining partners may agree to carry on the business under a new agreement. जबकि अगर हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप है वो खत्म हो जाती है, या एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो वो खत्म हो जाता है और हम पार्टनरशिप फर्म को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। यहाँ पे जो पार्टनरशिप फर्म का जो रिकंस्ट्रक्शन होता है वो कई रीजन से हो सकता है। से फॉर एग्जांपल ए, बी और सी तीन जन मिलके एक पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं और उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमारे को एक नया पार्टनर लेके आना है, तो दे एडमिटेड डी एज अ न्यू पार्टनर। सो इन दिस केस क्या होगा कि जो ओल्ड पार्टनरशिप डीड है उसमें सिर्फ 3 पार्टनर्स के नाम हैं, उन 3 पार्टनर्स के एड्रेसेस वगैरह वगैरह बाकी सारी डिटेल्स हैं, व्हाट वी हैव स्टडीड अर्लियर इन द कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। और उस पार्टनरशिप डीड में या उस पार्टनरशिप एग्रीमेंट या उस पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में ये सारी चीजें मेंशन है कि ए की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा। बट जब अब हम एक नए पार्टनर को लेके आते हैं तो उस केस में क्या होगा कि वो जो पुरानी जो पार्टनरशिप डीड है दैट विल नो लॉन्गर be valid one. Why? Because it will not talk about the D's role, D's contribution or D's status in this partnership. तो जब D को हम इंट्रोड्यूस करेंगे एज अ पार्टनर तो उसका क्या, उसका नाम, उसका एड्रेस, वो कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, उसका प्रॉफिट में कितना शेयर होगा, ये सारी चीजें हमें एंटर करनी पड़ेंगी। तो इस वजह से क्या होगा, जो हमारी ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट या ओल्ड पार्टनरशिप डीड है वो खत्म हो गई, अब एक नई पार्टनरशिप बन गई। इसी तरीके से अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस केस में क्या होगा, अगेन लेट्स टेक द सेम एग्जांपल, ए बी सी डी
4 पार्टनर्स थे, चारों पार्टनर्स मिलकर पार्टनरशिप बिजनेस चला रहे थे। अब उनमें से एक पार्टनर से, फॉर एग्जांपल ए ने डिसाइड किया कि मैं अब इस पार्टनरशिप से बाहर निकलना चाहता हूं, या ए की डेथ हो जाती है। तो उस केस में क्या होगा, अब 3 पार्टनर्स बचे, बी, सी एंड डी। तो फिर वापस से हमें पार्टनरशिप डीड को दोबारा से अपडेट करना पड़ेगा, एक नई पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ेगी, जिसमें अब वी विल टॉक अबाउट ओनली 3 पार्टनर्स, दैट इज बी, सी एंड डी। अच्छा, यहाँ पे एक और जो नोट करने वाली चीज है वो ये है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मे और मे नॉट रिजल्ट इन क्लोजिंग डाउन ऑफ द बिजनेस। अब जैसे हमने अभी जो एक एग्जांपल डिस्कस किया था, ए बी सी डी, 4 पार्टनर थे, उसमें से ए पार्टनरशिप से बाहर चले गया, आइदर ऑन अकाउंट ऑफ रिटायरमेंट और ऑन अकाउंट ऑफ डेथ। बट फिर भी बी, सी और डी ने कहा कि नहीं, हमारा जो पार्टनरशिप में बिजनेस है हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. To summarize this, what we can say, that thus in case of dissolution of partnership, the firm may continue. That is, it does not mean the dissolution of firm. But in case of dissolution of firm, the partnership is automatically dissolved. So that's pretty much about dissolution of partnership firm. When a partnership is considered to be dissolved, अभी हमने दो सिनेरियोस पढ़े. पहला सिनेरियो था dissolution of partnership firm and the second scenario is dissolution of partnership. तो partnership को हम कब consider करते हैं कि this partnership has been dissolved? First, in case there is a change in profit sharing ratio of existing partners. जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ए बी सी और डी का. तो अगर ए बी सी डी अभी तक 1:1:1:1 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, लेटर ऑन दे डिसाइडेड कि नहीं, नाउ वी विल स्टार्ट शेयरिंग द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3:1:4. तो यहाँ पे ना कोई पार्टनर आया ना कोई पार्टनर बाहर गया, बट स्टिल जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो चेंज हो गया. तो अगर हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज करते हैं, then also it is considered that the existing partnership has been dissolved and a new partnership has come into force. Second, in case of admission of a new partner, वो हमने अभी पहले डिस्कस किया ही है. In case of retirement of a partner, in case of expulsion of a partner. The word expulsion means 4 पार्टनर्स हैं, उन्होंने देखा कि एक पार्टनर जो है वो ना तो टाइम पे अपना कैपिटल का जो अमाउंट था वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, ना उसको जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी थी या जो उसके ड्यूटीज थी वो अपनी ड्यूटीज को फुलफिल नहीं कर रहा है, या वो इंटेंशनली जानबूझ के कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रहा है जिसकी वजह से पार्टनरशिप फर्म का नुकसान हो रहा है. तो अगर ऐसा कुछ होता है तो तीनों पार्टनर्स एग्री होके एक पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से बाहर भी निकाल सकते हैं. तो व्हेन अ पार्टनर इज शोन डोर विद द कंसेंसस ऑफ अदर पार्टनर्स, देन दिस इज नोन एज एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर. तो यहाँ पे भी एक पार्टनर पार्टनरशिप से बाहर तो चले ही गया, चाहे वो अपनी मर्जी से गया हो या उसे जबरदस्ती निकाला गया हो. दोनों ही केसेस में क्या होगा, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, 4 पार्टनर थे उसमें से एक चला गया, बाकी के 3 पार्टनर बचे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वगैरह सब चेंज हो जाएगा. तो देन ऑल्सो दिस केस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप. नेक्स्ट इज इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, जो हमने अभी पहले डिस्कस किया था. इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है कि when a partner is not able to meet its financial liabilities, जब and not only partner but any individual, if he or she is not able to meet his or her financial liabilities towards outside world, then that person is considered to be insolvent, जिसको हिंदी में बोलते हैं दिवालिया हो जाना. तो अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तब भी उसको पार्टनरशिप से बाहर करके पार्टनरशिप फर्म रिकंस्ट्रक्ट की जा सकती है. देन इन केस ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप, जब हमने इनिशियली जब पार्टनरशिप के बारे में डिस्कशन किया था उसमें हमने ये चीज भी डिस्कस की थी कि टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप. तो उसमें एक था कि
पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड। तो 2 या 3 लोगों ने मिलके बोला कि ठीक है, हम लोग अगले 3 साल तक एक साथ बिजनेस करेंगे। तो जब 3 साल पूरे हो गए तो वो पार्टनरशिप डीड जो है वो एक्सपायर हो जाएगी, बिकॉज जब जिस दिन पार्टनरशिप बनी थी या जिस दिन वो पार्टनरशिप डीड तैयार हुई थी, उसी टाइम पे हमने उस पार्टनरशिप की लाइफ जो है वो डिसाइड कर दी थी। वेयर एज अगर हम पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन की बात करते हैं, तो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन के जो मोड्स हैं वो 2 मोड्स हैं। एक है विद द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट एंड सेकेंड वन इज without by order of court. Sorry, here we are talking about the modes of dissolution of partnership firm, not partnership. Huh? So when we talk about without the intervention of court, वो किस केसेस में हो सकती है? By mutual agreement under section 40 of Indian Partnership Act of 1932. दैट मीन्स जितने भी पार्टनर्स हैं उन्होंने म्यूचुअली ये एग्री कर लिया कि ओके, हमने जितने टाइम तक ये पार्टनरशिप फर्म चलानी थी हमने चला दिया, अब हमें इस पार्टनरशिप फर्म को खत्म करना है। तो सारे पार्टनर्स एग्री हो गए और ये पार्टनरशिप फर्म खत्म हो गई। देन कंपल्सरी डिसोल्यूशन, दिस इज गवर्न्ड बाय सेक्शन 41 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932। अब कंपल्सरी डिसोल्यूशन किन केसेस में होता है? सबसे पहले जब से पार्टनरशिप में 5 पार्टनर्स हैं और उन 5 पार्टनर्स में से 4 पार्टनर्स जो है वो इंसॉल्वेंट हो गए, अब सिर्फ एक ही पार्टनर सॉल्वेंट है, तब भी पार्टनरशिप फर्म को कंपल्सरीली डिसॉल्व होना ही पड़ेगा। या जिस जो बिजनेस हम कर रहे थे, गवर्नमेंट का कोई रूल चेंज हुआ, कुछ हुआ, और जिसकी वजह से जो बिजनेस एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व थे दैट इज नॉट लीगल एनी मोर। तो अगर जिस बिजनेस में पार्टनरशिप फर्म एंगेज थी एंड बाय because of change in law, if that business does not remains lawful anymore, then also the partnership firm has to dissolve. Then on happening of an event, this is covered by section 42 of Indian Partnership Act of 1932. इसका क्या मतलब होता है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर इवेंट हुआ, वो कौन कौन से इवेंट है? पहला इवेंट है ऑन इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, अगर पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए, और ऑन फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव फॉर विच द पार्टनरशिप फर्म वाज फॉर्म्ड। से फॉर एग्जांपल 4 लोग मिले, उन्होंने पार्टनरशिप में एक पीस ऑफ लैंड खरीदा, बोले हम इस पे एक बिल्डिंग बनाएंगे और उस बिल्डिंग को बना के हम वो उसमें फ्लैट्स वगैरह या जो भी है वो हम सेल आउट करेंगे। तो ये चारों लोग जो थे उन्होंने पार्टनरशिप जो की थी वो उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए की थी। वो ऑब्जेक्टिव क्या था? टू डेवलप दैट पीस ऑफ लैंड, सेल द रेजिडेंशियल यूनिट्स, एंड द डे ऑल द रेजिडेंशियल यूनिट्स or whatever construction they have done is sold out, means when the property developed on the piece of land is completely sold out, the partnership will come to an end. तो ये एक दूसरा एग्जाम्पल हुआ। तीसरा चीज है ऑन एक्सपायरी ऑफ द पीरियड फॉर विच द पार्टनरशिप फर्म वाज फॉर्म्ड। या हमने जब पार्टनरशिप शुरू की थी, वी डिसाइडेड कि हम 3 साल तक पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे। द मोमेंट द पार्टनरशिप द एज ऑफ पार्टनरशिप बिकम्स 3 years, द पार्टनरशिप विल गेट डिसॉल्व। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमने 3 एग्जाम्पल डिस्कस किए, इन तीनों एग्जाम्पल में कोई ना कोई इवेंट हुआ। पहला इवेंट क्या था? पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया। दूसरा इवेंट ये हुआ कि जिस ऑब्जेक्टिव के लिए हमने पार्टनरशिप फर्म बनाई थी वो ऑब्जेक्टिव हमारा पूरा हो गया, या जिस पीरियड के लिए हमने जितने पीरियड के लिए हमने पार्टनरशिप फर्म बनाई थी वो पीरियड पूरा हो गया। तो जब भी स्पेसिफाइड इवेंट कंप्लीट होता है, द पार्टनरशिप फर्म हैज टू डिसॉल्व। Lastly, by notice. This is dealt by section 43 of Indian Partnership Act of 1932. इसमें क्या होता है कि जो पार्टनरशिप फर्म का जो ड्यूरेशन है दैट इज नॉट फिक्स्ड। सो सपोज टुडे वी आर एंटरिंग इनटू अ पार्टनरशिप
and we never mentioned that we will continue this partnership for 2 years, 3 years, 5 years, 10 years, or whatever the time period. But a partner in that partnership firm feels that now it's enough. We don't we don't want to continue this partnership business. तो वो जितने भी पार्टनर्स हैं सभी को नोटिस देके भी पार्टनरशिप फर्म को खत्म कर सकता है. So these are the 4 ways or 4 situations or circumstances under which the partnership firm can be dissolved without the intervention of the court. This is first scenario. If we talk about second scenario, that is by order of court, which is dealt by section 44 of Indian Partnership Act of 1932, court कब order दे सकता है? पहला, when a partner becomes of unsound mind. That means एक पार्टनरशिप फर्म में 4 पार्टनर्स हैं, उनमें से एक पार्टनर जो पागल हो गया. ठीक है. अब जो इंसान पागल हो चुका है वो कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, या उसके जो डिसीजन होंगे सही होंगे गलत होंगे, नोबडी नोज. तो इस केस में जो है, अगर ये बात कोर्ट में प्रूव हो जाती है कि हाँ जितने पार्टनर्स हैं उनमें से एक पार्टनर पागल हो चुका है, तो कोर्ट ये ऑर्डर दे सकता है कि द पार्टनरशिप फर्म मस्ट गेट डिसॉल्व्ड. The second is when a partner other than the partner filing a suit has become permanently incapable of performing his duties as a partner. अब 4 पार्टनर्स हैं, उनमें से एक पार्टनर का एक्सीडेंट हो गया या बिकॉज ऑफ इलनेस और बिकॉज ऑफ एनी रीजन से कोई पार्टनर पैरालाइज हो गया. ठीक है. अब वो जो पार्टनर है वो अपनी जो भी उसकी ड्यूटीज थी या जो भी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म दोज रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ पार्टनर. तो बाकी के पार्टनर्स में से कोई भी एक पार्टनर कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकता है, सूट फाइल कर सकता है, और अगर ये प्रूव हो जाता है कि हाँ द वन ऑफ द पार्टनर इज नॉट एबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज एज अ पार्टनर एंड दैट टू ऑन अ परमानेंट बेसिस. अब किसी का एक्सीडेंट हुआ, 2 महीने 3 महीने 4 महीने हॉस्पिटलाइज रहेगा, उसके बाद आके कैन स्टार्ट परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज. तो इस केस में कोर्ट डिसाइड नहीं करेगी ये कि द पार्टनरशिप फॉर्म मस्ट बी डिसॉल्व. लेकिन अगर कोई परमानेंटली पैरालाइज हो गया या परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई, तो उस केस में कोर्ट डिसाइड कर सकता है. नेक्स्ट कंडीशन क्या है? व्हेन अ पार्टनर अदर देन पार्टनर फाइलिंग अ सूट इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट दैट मे हार्म द पार्टनरशिप. 4 पार्टनर्स है, उसमें से एक पार्टनर जो है वो कुछ ऐसे काम कर रहा है जिसकी वजह से पार्टनरशिप फर्म को नुकसान हो सकता है या पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस पे एडवर्स इंपैक्ट पड़ सकता है. अगर ऐसा कभी कोर्ट के सामने प्रूव हो जाता है, देन ऑल्सो कोर्ट कैन डिसाइड or court can give an order that the partnership firm must be dissolved. When a partner other than partner filing a suit willfully or persistently commits breach of partnership agreement. 4 पार्टनर्स हैं, उसमें से एक पार्टनर जो है कंटिन्यूअसली या जानबूझ के उसके जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में उसके जो कमिटमेंट्स हैं एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, से फॉर एग्जांपल उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि ही विल बी राइटिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, लेकिन वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही नहीं लिख रहा है, या he has to liaise with the bank, he is not liaising with the bank, or he has to take care of the marketing activities of the partnership firm and he is not doing this. So that means अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप डीड के हिसाब से उसके जो कमिटमेंट्स हैं उसको जानबूझ के या लगातार फुलफिल नहीं कर रहा है, तो अदर पार्टनर्स कैन go to the court of law and request the court to give an order for dissolution of partnership firm. Here, remember, we are not talking about dissolution of partnership, but we are talking about dissolution of partnership firm. Next is when a partner other than the partner filing a suit has transferred the whole of his interest in the firm to a third party. अब ए, बी, सी और डी 4 पार्टनर्स हैं, उसमें से ए ने क्या किया कि अपना जो पार्टनरशिप फर्म में जो भी उसका इंटरेस्ट था, दैट मींस जो उसका शेयर इन प्रॉफिट था, कैपिटल था, वो सब उठा के ई को दे दिया बिना बी, सी और डी से कंसल्ट किए. तो दैट मींस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ए हैज एडमिटेड ई
अनलॉफुली इन द पार्टनरशिप फर्म। तो अगर ऐसा भी कुछ होता है तो भी पार्टनर्स कोर्ट में जाके बोल सकते हैं कि प्लीज गिव अस अ ऑर्डर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ दिस पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट इज when the court is satisfied that firm cannot be carried on except at loss। आपने किसी बिजनेस में हाथ डाला, उसके लिए पार्टनरशिप फर्म बनाए और उस बिजनेस को आप करते रहे, बट ग्रेजुअली क्या हुआ कि वो जो बिजनेस है उसमें ऐसा सिचुएशन आ गया बिजनेस के लाइफ साइकिल में कि अगर आप उस बिजनेस को कंटिन्यू करते हो तो आप जो पार्टनरशिप फर्म है उसको लॉस इनकर करना ही पड़ेगा, उसमें आप वो दैट बिजनेस इज नो मोर प्रॉफिटेबल। तो उस केस में भी the court can give order for the dissolution of partnership firm. Lastly, when the court is satisfied that the dissolution is just and equitable due to some other reason, इसके अलावा भी अगर कभी किसी पार्टनर को ये लगता है या पार्टनर्स को ये लगता है कि अब ये पार्टनरशिप फर्म जो है वो खत्म हो जानी चाहिए, तो वो कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन वहां पे उनको कोर्ट को ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा, कोर्ट को अपने रीजनिंग और लॉजिक्स देने पड़ेंगे कि अब इस पार्टनरशिप फर्म को खत्म कर देना चाहिए, उसके कोई भी रीजंस हो सकते हैं। Here on this slide we have presented a table in which we have distinguished between the dissolution of partnership and dissolution of partnership firm on 7 different bases. So it is advisable to memorize this table because whenever you come across a question where you need to differentiate between two things, it is advisable to distinguish it in a tabular format because it clearly calls out the differences and it is much more presentable and it is much more appealing. So all these points we have already discussed, so I will not go into detail of each and every line item. And with that, let's move on to the next part, settlement of accounts on डिसोल्यूशन। तो जब पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं तो वहां पे हम अकाउंट्स कैसे सेटल करते हैं। सबसे पहले, मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज कवर्ड अंडर द सेक्शन 48 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। एज पर द सेक्शन 48 द अकाउंट्स आर टू बी सेटल्ड इन द फॉलोइंग मैनर। तो जैसे कोई भी लॉ होता है उसके अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं या जो सब पार्ट्स होते हैं उनको हम सेक्शंस बोलते हैं। So the Indian Partnership Act का जो section 48 है that deals with or that sets the guideline कि जब पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है तो आप अकाउंट्स को कैसे सेटल करोगे। एंड when we talk about settlement of account, it not only includes the internal accounts, that is the capital account or loan accounts of the partners, but all the liabilities and assets account। और यहाँ पे जब हम अकाउंट सेटलमेंट की बात करते हैं तो हम बेसिकली बात करते हैं आप अपनी लाइबिलिटीज को कैसे पे करोगे। तो इसमें सबसे पहली चीज क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल द अमाउंट ऑफ लॉसेस इंक्लूडिंग द डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल शैल बी पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, नेक्स्ट आउट ऑफ कैपिटल, लास्टली इफ नेसेसरी विल बी रियलाइज्ड फ्रॉम द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। से फॉर एग्जाम्पल, एक पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं और उस पार्टनरशिप फर्म का जो टोटल लॉस है दैट अमाउंट्स टू ₹5,000। तो अब इसमें से जो पार्टनरशिप फर्म जिस दिन डिसॉल्व हुई उस दिन उसका कुछ जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर कुछ प्रॉफिट है, से फॉर एग्जांपल हमारा 2,000 का प्रॉफिट है, तो अब 5,000 में से 2,000 तो हमने प्रॉफिट से पे कर दिया, स्टिल वी आर लेफ्ट विद 3,000। अब 3,000 का जो हमें पे करना है, जो लॉसेस जो पे करने हैं, उसमें 2,000 रुपए जो पार्टनर्स थे उनके कैपिटल अकाउंट से हमने निकाल लिए, बट स्टिल 1,000 रुपया बचा हुआ है जो अभी हमारे को देना है। तो ये जो 1,000 रुपए है ये हम क्या करेंगे, जितने भी पार्टनर्स हैं उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम पार्टनर्स को बोलेंगे इतना पैसा एक्स्ट्रा लेके आओ सो दैट वी कैन पे ऑफ दिस लास्ट बैलेंस अमाउंट ऑफ 1,000 रुपीज लॉस एज वेल। तो सबसे पहले आप जो है लॉसेस को पे करोगे इंक्लूडिंग द डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है, द कैपिटल अकाउंट ऑफ अ पार्टनर में शो अ डेबिट बैलेंस बिकॉज ऑफ एक्सेस विड्रॉल फ्रॉम द बिजनेस और लॉस ऑन अकाउंट ऑफ रियलाइजेशन।
Such a debit balance is called capital deficiency. तो अगर किसी पार्टनर का जो अकाउंट है वो डेबिट बैलेंस शो कर रहा है या कैपिटल डेफिशिएंसी है, दैट आल्सो नीड्स टू बी पेड आउट. Once you have paid out all the losses, then we talk about the realization of assets of the firm. तो फर्म के जितने भी एसेट्स हैं उनको बेच के जो भी पैसा आएगा, इंक्लूडिंग एनी सम कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स. अगर आपको याद हो, मैंने शुरुआत में कहा था कि कई बार जब हम पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करते हैं उसके कुछ एसेट्स होते हैं जो कि पार्टनर्स ले लेते हैं. तो अगर पार्टनर्स ने उन एसेट्स को लिया है तो उसके लिए पार्टनर्स को पे करना पड़ेगा. दैट्स नंबर वन. नंबर टू, अगर किसी पार्टनर का जो अकाउंट है वो डेबिट बैलेंस शो कर रहा है तो वो पैसा भी पार्टनर को देना पड़ेगा. तो ये सारा पैसा जो एसेट्स बेच के आया या जो पार्टनर से आया वो किस ढंग से खर्च होगा. सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितना भी आउटसाइड डेट है फर्म का वो पे करेंगे. यानी कि पार्टनरशिप फर्म का जितनी भी आउटसाइड लायबिलिटीज है हम उनको पे करेंगे. जब एक बारी हमने फर्म की आउटसाइड लायबिलिटीज को पे कर दिया, उसके बाद में अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया हुआ है तो हम उस लोन अकाउंट को सेटल करेंगे. और उस लोन अकाउंट को सेटल करने के बाद जो भी अमाउंट बचेगा दैट विल बी यूटिलाइज्ड टू सेटल द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर. So this is the sequence, or this is the way in which the amount realized from the sale of assets of partnership firm is utilized. आपने आउटसाइड लायबिलिटीज पे कर दी, आपने पार्टनर्स ने अगर कोई लोन दिया था वो भी पे कर दिया और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी सेटल कर दिया. उसके बाद भी अगर कुछ पैसा बच जाता है तो वो अमाउंट जो रेसिड्यूल अमाउंट है आफ्टर पेइंग द आउटसाइड लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी एंड द कैपिटल अकाउंट, जो भी पैसा बचेगा वो सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सो दैट्स हाउ the settlement of accounts on dissolution of partnership firm needs to be carried out. Moving on, payment of firm's debt and private debts. This is dealt by Section 49 of Indian Partnership Act of 1932. So, firm का debt और private debt का payment हम कैसे करेंगे वो डिस्कस करने से पहले फर्स्ट लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज फर्म्स डेट एंड व्हाट इज प्राइवेट डेट. When we use the term firm's debt, means debt which the firm owes to the outsiders are called firm debt. That means partnership firm ने किसी से उधार पैसा लिया, किसी से उधार सामान खरीदा, किसी से उधार काम करवाया या किसी को कमीशन देना है या किसी को रेंट देना है, ये सारी चीजें जो हैं जिनकी ओनरशिप पार्टनरशिप फर्म की है, दैट इज नोन एज फर्म डेट. Whereas private debt means debt which a partner owns in his personal capacity is called private debt. That means अगर पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर है अगर उसने खुद अपने लिए किसी से पैसा उधार लिया है या किसी से उधार काम करवाया या किसी को पैसे देने हैं तो वो जो चीज है वो प्राइवेट डेट कहलाएगी. अच्छा, अब इनके पेमेंट का क्या सिचुएशन रहता है या इनका पेमेंट कैसे हम डील करते हैं. अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स ऑफ फर्म is first used to pay off the firm's debt, and if there is any surplus available it will be distributed among the partners. तो से फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप फर्म से फर्म के जो एसेट्स हैं उनको बेच के हमें 10,000 रुपए मिले. अब 10,000 रुपए में से हमने क्या हमारे पास जो आउटसाइड लायबिलिटीज थी या जो पार्टनरशिप फर्म के जो डेट्स थे या पार्टनरशिप फर्म की जो लायबिलिटीज थी दैट अमाउंटेड टू ₹7,000. तो 10,000 में से 7,000 हमने फर्म के डेट्स पे करने में लगा दिए. बाकी का जो 3,000 बचा है दिस वी विल डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स. अगर इस पार्टनरशिप फर्म में किसी पार्टनर का पर्सनल डेट होता है या पर्सनल लायबिलिटी होती है तो उसको पे करने के लिए हम ये 3,000 यूज नहीं करेंगे. दिस 3,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑल द पार्टनर्स. वेयर एज अगर हम प्राइवेट स्टेट्स की बात करते हैं, यानी कि अगर किसी पार्टनर का प्राइवेट
एसेट्स अगर हमने सेल किया है और उससे जो पैसा आया है उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे? अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम द सेल ऑफ प्राइवेट एसेट्स ऑफ अ पार्टनर will be used first to pay the private debts of the partner, and if there is any surplus available, it will be used in paying off the firm's debt. That means एक पार्टनर ने अपने प्राइवेट एसेट सेल किया और उसको मिले 5,000 रुपीज, और उस पार्टनर का अपना जो डेट था वो था 3,000 रुपीज का। तो इस 5,000 में से पहले हम 3,000 निकाल के उस पार्टनर का जो पर्सनल डेट है या प्राइवेट डेट है उसको पे करेंगे, और उसके बाद में जो 2,000 रुपीज बचेगा दैट वी विल यूज टू पे द पार्टनरशिप फर्म्स डेट। सो इन केस ऑफ amount realized from the sale of assets of the partnership firm, that amount will be first used to pay the firm's debt, and once the firm's debt is paid, whatever is balance, that will be distributed among the partners. Whereas the amount realized from the sale of private assets of a partner, it will be first used to pay the private debt, and the surplus amount, if any is available, will be used to pay the firm's debt. So private से अगर कोई पैसा आया है, that will not be distributed among the partners. प्राइवेट एसेट से बेच के जो भी पैसा आया है पहले हम प्राइवेट डेट पे करेंगे, और अगर उसके बाद कुछ सरप्लस बचेगा तो हम पार्टनरशिप फर्म का जो डेट्स है उसको पे करेंगे। Here again we have put up a table differentiating between the firm's debt and private debt. So here we are talking about like फर्म डेट और प्राइवेट डेट का मीनिंग क्या है, उसको पे करने की लाइबिलिटी किसकी है, फर्म की जो प्रॉपर्टी है उसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, या प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है उसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे। सो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, एंड एज आई टोल्ड यू, वेन एवर यू नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू और मोर देन टू आइटम्स, ऑलवेज ट्राई टू present the differentiation in a tabular format. Moving further, accounting procedure for the dissolution of partnership firm. जब हम एक पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन करते हैं तो वहां पे हम क्या अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलो करते हैं? सबसे पहले हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। सो रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्या करते हैं, जितने भी एसेट्स हैं उनको हम सेल आउट करते हैं, और जितनी भी लाइबिलिटीज है उनको हम पे ऑफ करते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट का भी आपको बैलेंस मिलेगा, या तो डेबिट बैलेंस मिलेगा या क्रेडिट बैलेंस मिलेगा। After realization account is prepared, the next account that we need to prepare is partners loan account. अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को कोई लोन दिया हुआ है तो हम उस पार्टनर का लोन अकाउंट बनाएंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हमने क्या किया, सारे एसेट्स को सेल आउट किया और सारी लाइबिलिटीज को पे किया। उसके बाद जो बैलेंस बचेगा उसमें हम क्या करेंगे, पार्टनर्स का लोन अकाउंट सेटल करेंगे। वंस द पार्टनर्स लोन अकाउंट इज सेटल्ड, देन वी प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं तो हम फाइनली बनाते हैं कैश और बैंक अकाउंट। तो इससे पहले के जो चैप्टर्स थे आपके, जिसमें वी स्पोक अबाउट द अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और डेथ और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, वहां पे हम क्वेश्चन के एंड में जाके एक बैलेंस शीट तैयार करते थे, ठीक है। और अकाउंटिंग में जो चेक है कि द वे यू हैव सॉल्व द प्रॉब्लम, वेदर यू हैव सॉल्व इट करेक्टली और नॉट, उसमें जिस भी क्वेश्चन में आपको लास्ट में बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, इफ योर द एसेट साइड एंड लाइबिलिटी साइड ऑफ योर बैलेंस शीट मैचेस, दैट मींस यू हैव सॉल्व द क्वेश्चन करेक्टली। वेयर एज यहाँ पे जब हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहे हैं, तो व्हेन यू आर डिसॉल्विंग द फर्म, दैट मीन्स यू आर फिनिशिंग ऑफ द बिजनेस। तो जब आपका बिजनेस खत्म हो गया तो ना आपके पास कुछ एसेट्स होंगे, ना आपके पास कुछ लाइबिलिटीज होंगी। So in absence of any asset or liability, you cannot prepare a balance sheet. So now what is the check? How you will make sure that the problem that you have solved for dissolution of partnership firm, you have solved it correctly or not? So the balance of your cash or bank account should always be zero. Because it's very simple. आपके पास जितना पैसा आया उससे आपने सारी लाइबिलिटीज पे ऑफ कर दी, सारे कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट सब कुछ सेटल कर दिया। तो जब आपने बिजनेस बंद किया तो आपके पास कुछ भी नहीं बचना चाहिए।
That's why we prepare the cash or bank account at the end. So this was the theoretical part of dissolution of partnership form. And in the second part, we will look into detail that how the realization account is prepared, how partners loan account, partners capital account, and cash or bank account is prepared. What are the journal entries that needs to be passed? And we will also discuss about how the different reserves or funds that's been created or that appears in the balance sheet of the partnership firm needs to be dealt with. Very well, friends. That's all from our side in today's session. Hope you liked the session. If you have liked the session, don't forget to press the like button and do subscribe to our channel. And when you are subscribing, please don't forget to press the bell icon so that you get notified as soon as we post a new video. And yes, of course, don't forget to share it with your friends. But still, if you have any queries, feel free to write us on connect to letsmaster@gmail.com, and we will see you soon in our next session. Till then, thanks and happy learning.